Assalamu alaikum dear students. Welcome to the Basic Academy. I'm your instructor Nabil Akhtar. आज हम 11th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज मेजरमेंट्स। मेजरमेंट को शुरू करने से पहले हम यहाँ पे जो एवोल्यूशन है फिजिक्स तक का उसको हम देखेंगे जो कि स्टार्ट होता है साइंस से। तो यहाँ पे साइंस की डेफिनेशन जो है कुछ इस तरह से की गई है। इट इज अ सिस्टमाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज अबाउट द वेरियस नेचुरल फिनोमेना विच इज ऑब्टेन्ड बाय द केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स। अब यहाँ पे जो है सिस्टमाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड जो नॉलेज इसकी बात की गई है। अक्सर लोग जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी को रिलेट कर देते हैं कि शायद एक ही चीज़ का नाम है। तो बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। साइंस जो है ये ऑर्गेनाइज नॉलेज है और आपके पास इसकी जो एप्लीकेशन है, जो हम साइंस को अप्लाई करके जो चीज़ें बनाते हैं, वो आपके पास टेक्नोलॉजी होती है। अब देफस से इंसान जो है ये क्यूरियस रहा है, चीज़ों के मतलब जानना इसकी फितरत में शामिल रहा है और इसी तजस्सुस में, इसी कश्मकश में इसने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस किए और उन्हीं तजर्बात की बुनियाद पे तजर्बात करता गया और उन तजर्बात की बुनियाद पे इसने लॉज डेवलप किए, जो लॉज हमें आजकल डिफरेंट फील्ड के अंदर हेल्प करते हैं और हमारी काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसी के अंदर भी आ रहा है कि ऑर्गेनाइज नॉलेज, आप डिफरेंट कोई चीज़ देखते हैं, ठीक है, उसके मतलब आप एक ख्याल करते हैं, ख्याल करने के बाद आप उसके ऊपर तजर्बात करते हैं, तजर्बात करने के बाद आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं, रीडिंग्स लेते हैं, मेजरमेंट्स लेते हैं, फिर जाके वो एक लॉ बनता है और फिर जाके हम उसको जो है ऑथेंटिकली बोल सकते हैं कि इस चीज़ का फला मतलब है। अब उसके बाद साइंस जो है ये फर्दर दो मेजर इसकी टाइप्स हैं, एक बायोलॉजिकल साइंस है और दूसरी है जी फिजिकल साइंस। तो लफ्ज़ बायोलॉजिकल साइंस जो है इसको हम पहले देखेंगे। बायोलॉजिकल साइंस के अंदर आपको आइडिया हो गया होगा कि हम बायोलॉजी का जिक्र कर रहे हैं। तो आप जो है बायोलॉजी यानी जिंदा चीज़ों पे या जिंदा चीज़ों के मतलब जानना या जानदारों के मतलब जानना। अब आप लोगों को पता है जिंदा जानदार बड़े से बड़ा जानवर भी हो सकता है और छोटे से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस तक भी हो सकता है। इनको इनको स्टडी करना, इनके स्ट्रक्चर को स्टडी करना, इनके प्रो एंड कॉन्स को जानना, ये सारा बायोफिजिक्स के अंदर, बायोलॉजी या बायोलॉजिकल फिजिक्स के अंदर आता है, या जिसको हम सिंपल बायोलॉजी बोलते हैं। अब इस बायोलॉजी की भी आगे फर्दर टाइप्स हैं जिसमें जोलॉजी आती है। मेजर दो हैं, जोलॉजी है और क्या है जी, बॉटनी। बॉटनी जो है इसमें क्या करते हैं कि जानदार पौधों के ऊपर रिसर्च करते हैं और उनके मतलब नॉलेज को हासिल किया जाता है और उसी की डिटेल स्टडी जो है वो बॉटनी कहलाती है। उसके बाद जोलॉजी सिमिलर तो नहीं है, इसी तरह आगे जो है जानवरों के अगर आप बात करेंगे तो जानवरों पे जो स्टडी होती है वो किसके अंदर आएगी जी, वो जोलॉजी के अंदर आएगी। इसके आगे और भी फर्दर इसकी ब्रांचेज हैं, एंटोमोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है और माइक्रो बायोलॉजी है। अब ये तो हम इसका अगर हम इस पे डिटेल में डिस्कस करें तो शायद ये 15 मिनट का लेक्चर जो है ये बहुत छोटा पड़ जाएगा। हम फिर किसी दिन इसके ऊपर साइंस जो है ये किस तरह डेवलप हुई, एवोल्यूशन इसका कैसे आया, इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो करेंगे। लेकिन आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी टाइप जो है वन बाय वन सभी के मतलब जानेंगे, जिसमें हम बायोलॉजी के मतलब जान चुके हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास फिजिकल साइंसेज। फिजिकल साइंसेज फर्दर टू टाइप्स में कन्वर्ट होती हैं, डिवाइड होती हैं, सॉरी। एक क्या है फिजिक्स है और दूसरी क्या है केमिस्ट्री। तो फिजिक्स जो है हमारा एजेंडा फिजिक्स ही रहेगा क्योंकि हम फिजिक्स का लेक्चर ले रहे हैं और फिजिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। उससे पहले फिर थोड़ा सा केमिस्ट्री के मतलब जान लेते हैं कि केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ एवरी सब्सटेंस, ठीक है जी, हर सब्सटेंस को जानना, ठीक है, उसकी साथ यानी उसकी स्ट्रक्चर का मुताला करना, इट्स कंपोजिशन, उसकी बनावट कैसे है और मुख्तलिफ अवामल जो हैं जब उस पर असरअंदाज होते हैं तो उनके अंदर क्या चेंज आते हैं, इनको स्टडी करना जो है ये केमिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद है जी हमारी फिजिक्स। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड विच डील विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पेस, टाइम, मोशन, मैटर, एनर्जी एंड रेडिएशन। आप लोगों ने इसकी ट्रेडिशनल डेफिनेशन की होगी कि जी द स्टडी ऑफ फिजिक्स या स्टडी ऑफ साइंस विच डील विद द मैटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है जी, जो मादा और एनर्जी के मुताला करती है और उनके आपस में तबादले का मुताला करती है। लेकिन एक्चुअल में बहुत अच्छी जो डेफिनेशन है वो यही है कि आप इसके अंदर स्पेस, टाइम यानी ज़मा व मकान को स्टडी करते हैं, मोशन, मैटर, एनर्जी, ठीक है, रेडिएशन, इनके मतलब जानते हैं, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को आप डील करते हैं। उसके बाद इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस को आप जानते हैं, इसका नाम फिजिक्स है।
अब फिजिक्स जो है ये एक बहुत, इसकी भी आगे सब ब्रांचेस हैं, काफ़ी ज़्यादा सब ब्रांचेस हैं, ठीक है। उनमें से यहाँ पे मैंने कुछ लिखी हैं जी। कौन कौन सी है जी? मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, सॉलिड फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। अब वन बाय वन करके हम क्या करते हैं, इनके मतलब जानते हैं। सबसे पहले मैकेनिक्स आता है जी। तो मैकेनिक्स क्या है? अगर आप किसी गाड़ी में सवार हैं, ठीक है, अगर गाड़ी कैसे मूव कर रही है, उस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, या जब आप किसी चीज़ को, अगर आप दीवार पे कुछ मुक्का ही दे मारते हैं तो आपको दर्द ही क्यों महसूस होता है? ऐसी क्या चीज़ दीवार में थी जिसकी वजह से आपको जो है वो पेन फील हुई? ठीक है, यानी एक्शन और रिएक्शंस क्या होते हैं? डिफरेंट डोरी कोई चीज़ आप रस्सी के साथ बांधते हैं तो उसमें टेंशन क्यों प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और रिएक्शन की फोर्स क्या होती है, और चीज़ें इक्विलिब्रियम में क्यों रहती हैं, ये सारी की सारी डिटेल स्टडी जो है ये मैकेनिक्स के अंदर आती है। उसके बाद है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स आपको पता है एक एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। अब अगर आप उस न्यूक्लियस के साथ छेड़खानी करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की अगर यहाँ पे बात करेंगे, तो अगर आप उसके साथ छेड़खानी करते हैं तो आपके पास दो रिएक्शंस आते हैं, फिशन रिएक्शन और दूसरा होता है फ्यूजन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन ये दो ऐसे रिएक्शन हैं जिनको अगर आप अच्छे तरीके के लिए इस्तेमाल करें, अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, तो इंसानियत की भलाई के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और अगर आप इसका मिसयूज़ करना चाहें तो आज हम एटम बम की शक्ल में जो है, और हाइड्रोजन बम की शक्ल में हम एक इंसान की तबाही के लिए सामान तैयार कर बैठे हैं, ठीक है। तो इस सारी स्टडी जो है, ये सारी स्टडी न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर होती है। उसके बाद है जी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या होगा? ऑप्टिक्स के अंदर ये होता है कि ये ऑप्टिक्स की भी आगे दो सब ब्रांचेस हैं। एक फिजिकल ज्योमेट्री, फिजिकल ऑप्टिक्स होता है, और दूसरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होते हैं। आप लेंसेज आपने बनाए, ठीक है, आपने माइक्रोस्कोप बनाए, ठीक है, आपने चांद को देखने तक के लिए जो है वो टेलीस्कोप बनाए। तो ये सारा कुछ जो है ये किस कैसे काम करते हैं, ये किन किन वर्किंग प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, इन सबको हम डिस्कस करते हैं ऑप्टिक्स के अंदर। उसके बाद आता है जी हमारे पास थर्मोडायनामिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, कि आप किस तरह से हीट जो है, हीट को इस्तेमाल करते हुए आपने इंजन तैयार किए, हीट की और एप्लीकेशंस क्या हैं, इन सबको जो है हीट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, आप कैसे हीट दे के वर्क हासिल करते हैं, इन चीज़ों को जानना हीट एंड थर्मोडायनामिक्स कहलाता है, ठीक है जी। उसके बाद है जी सॉलिड फिजिक्स। सॉलिड फिजिक्स, अब आप मैटर की स्टेट जो है सॉलिड से वाकिफ ही होंगे। अब हर सॉलिड का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता। डिफरेंट जो सॉलिड्स होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उन्हीं स्ट्रक्चर को देखना, उन्हीं पे उनको स्टडी करना, ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर आता है। उसके बाद है जी हमारे पास पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है। पार्टिकल फिजिक्स क्या होता है कि एलिमेंट्री जो पार्टिकल्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, इनके बिहेवियर्स को जानना, ये न्यूक्लियस के अंदर कैसे रहते हैं, और इनकी जो है मोशन क्या कैसे होते होंगे वहाँ पे, और इसके अलावा भी अगर कोई पार्टिकल्स हैं तो उनको स्टडी करना, ये सारा कुछ पार्टिकल फिजिक्स के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद है जी क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स ये हम जो लॉ बनाते हैं, न्यूटन फिजिक्स जो है, ये हमारी दुनिया के लिए तो ठीक है, इसके लॉज भी हमारी दुनिया के लिए लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम नीचे जाएं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएं, हम तो मैक्रोस्कोपिक की बात करते हैं। हम जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं तो एक अलग दुनिया शुरू हो जाती है, जिसको स्टडी करना, जो टोटली प्रोबेबिलिटीज पे जो है रिलाई करती है। हम उसके मतलब कोई एक पेट जो है वो कोई दलील नहीं दे सकते, ना ही हम उसके लिए कोई एक डिसीजन या एक स्टेटमेंट ले सकते हैं। तो उसको हम स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, फिर वेव फंक्शन लेते हैं, और इन सबको डिटेल में, ये एक पूरी ब्रांच है फिजिक्स की। क्वांटम मैकेनिक्स इसको बोलते हैं, और क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं। तो उसके बाद है जी एटॉमिक फिजिक्स। सिमिलर है जी एटॉमिक फिजिक्स, एटम्स, डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर को जाना, ठीक है, ये एटॉमिक फिजिक्स के अंदर आता है। उसके बाद है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स क्या है आपके पास? आपको पता है कि मैटर की आप चार स्टेट्स होती हैं, मेजर तीन होती हैं जी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और चौथी है आप कहते हैं जी प्लाज्मा। उस प्लाज्मा को, वो प्लाज्मा हाई टेम्परेचर होता है और आए चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, उसको स्टडी करना जो है वो प्लाज्मा फिजिक्स बोलते हैं उसको। उसके बाद आते हैं जी मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स जो है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं जो आपके पास क्लासिकल फिजिक्स है, ठीक है, वो न्यूटन की फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स आप आइंस्टाइन की फिजिक्स को भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें थी जो आइंस्टाइन ने बेहतर अंदाज में बताई थी,
एज कम्पेयर टू न्यूटन, ठीक है। तो उसको स्टडी करना मॉडर्न फिजिक्स कहलाता है। जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ेंगे और अगर बड़ी क्लासों में जाएंगे तो आपको ये क्लियर होता जाएगा, इनके मतलब आप डिटेल में डिस्कस करेंगे, बल्कि वहाँ पे आप जितनी भी ब्रांचेज आपने पढ़ी हैं इनको अच्छे से इनकी स्टडी आप करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स की डेफिनेशन मैंने कुछ लिखी हैं, आप उनको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक की तरफ, जो कि है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन करते हैं, अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड बाय विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड। ठीक है जी, जिसको ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकें और उन क्वांटिटीज की वजह से दूसरे जो फिजिकल फिनोमेनाज या नेचुरल फिनोमेनाज जो हैं होते हैं उनको हम डिफाइन कर सकें। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं जी, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, और जो लॉज की शक्ल में एक्सप्रेस की जा सके। इसमें मेजर जो आपके पास आती हैं जी, वो लेंथ है, मैस है और क्या है जी, टाइम है। ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटीज को फिजिक्स के अंदर और भी ज़्यादा अच्छे से हम एलाबोरेट कर सकते हैं। वो कह दिया फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। ठीक है जी, जो अपने मैग्नीट्यूड और यूनिट की मदद से कंप्लीटली डिस्क्राइब हम करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। अब मेजरेबल यहाँ पे लफ्ज आ रहा है कि जो मेजर की जा सके, ठीक है, उसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। हम मिकदारें बोलते हैं, तबई मिकदारें उनको भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे मेजरेबल लफ्ज बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो अगर इमोशंस हैं हमारे, हमारा हंसना, हम कितने खुश हैं, हम कितने गमगीन हैं, ठीक है, हम कितने एक्साइटेड हैं, ये वो वाले इमोशंस हैं, ये फीलिंग्स हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। इनको हम मेजर नहीं कर सकते और इसी वजह से हम इनको कभी भी फिजिकल क्वांटिटीज भी नहीं बोल सकते। फिजिकल क्वांटिटीज हमेशा ही ऐसी क्वांटिटीज होंगी जिनको आप मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है जी 10 मीटर। ठीक है जी, 10 मीटर एग्जाम्पल यहाँ पे लीजिए। इसमें देखें जरा, 10 जो है वो क्या है कि एक न्यूमेरिक वैल्यू है या मैग्नीट्यूड भी हम इसको बोल सकते हैं, और आपके पास जो मीटर है वो एक यूनिट है जिसकी बुनियाद पे हम बता सकते हैं कि इतने टाइम्स ये चीज़ है। फॉर एग्जांपल के पुराने दौर के अंदर जो फुट की डेफिनेशन थी, वो एक ब्रिटिश जो है वो किंग था, उसके पाँव का साइज बनाया गया था। अब किसी भी चीज़ की लंबाई मालूम करनी होती थी तो हम क्या करते थे, हम कहते थे कि ये इतने फुट साइज है, इसका मतलब इतने टाइम्स, अगर उसकी 11 फुट बनते थे तो हम कहते थे कि ये 11 टाइम जो है वो फुट ऑफ द किंग है। ठीक है, अब इसी के बाद चलते हैं इसके फार्मूला की तरफ। फिजिकल क्वांटिटी जो होती है ये मल्टीप्लिकेशन होती है किसकी, मैग्नीट्यूड और यूनिट की। इसको Q इज इक्वल टू एन यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एन न्यूमेरिक वैल्यू है और जो यू है ये यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें देखिए जरा आप एन या यू को चेंज भी कर देंगे, ठीक है, चेंज भी करेंगे, लेकिन आपने रहना एक ही डायमेंशन के अंदर है। फॉर एग्जांपल कैसे कि अगर आप किसी चीज़ की लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो फिर आपने यूनिट भी लेंथ वाले इस्तेमाल करने हैं। ये नहीं कि आप लेंथ को मेजर कर रहे हैं और आप केजी में चले जाएं या उसको टाइम में सेकंड में मेजर करना शुरू कर देंगे। नहीं, शर्त ये है कि अगर आप किसी चीज़ को मेजर करें, फॉर एग्जांपल वो लेंथ है, तो सारे यूनिट जो हैं वो भी लेंथ वाले ही होने चाहिए। तो जब आप न्यूमेरिक वैल्यू और आप यूनिट का प्रोडक्ट लोगे तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला है जी एन यू इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी एन यू जो है ये कुछ और है, कोई और न्यूमेरिक वैल्यू है, और U1 जो है ये कोई और यूनिट है। इसी तरह N2 कोई और न्यूमेरिक वैल्यू है और U2 क्या है जी, कोई और यूनिट है। लेकिन ये दोनों यूनिट U1 और U2 लेंथ के होने चाहिए। अब यहाँ पे लेंथ के चलें, हम इसको मैथ्स के लिहाज से यहाँ पे देखते हैं। तो मैथ्स के लिहाज से हम देखेंगे तो कैसे कि फर्ज करें आपके पास 1 kg मैथ है, ठीक है, इसको हम कह भी सकते हैं जी 1 जो होता है इसको ऐसे रहने दें, ठीक है, मल्टीप्लाई केजी, यानी कि किलो, केजी यहाँ पे प्रीफिक्स है किलो, जो क्या होता है जी 10⁻³ होता है, और साथ में क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 1000 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 kg जो है ये किसके बराबर है, 1000 ग्राम के बराबर है। अच्छा यहाँ पे देखें जरा, अब यहाँ पे जो 1 है ये आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है जिसको आप क्या कह सकते हैं, N1, और ये क्या जी यूनिट है जिसको आप U1 कह सकते हैं, इज इक्वल टू क्या रहेगा 1000 यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू जिसको आप N2 कह सकते हैं, और ग्राम जो यहाँ पे क्या है यूनिट है जिसको आप क्या बोल सकते हैं, U2 भी कह सकते हैं। अच्छा देखें जरा, अब दोनों के यूनिट्स डिफरेंट हैं, न्यूमेरिक वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या है, सेम है। ये दोनों मैस जो हैं ये बराबर हैं, एक ग्राम है और दूसरा क्या है जी किलोग्राम है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड
ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है, एक दूसरे के इक्वल है। अब यहाँ पे एक लास्ट पे एक रिलेशन लिखा हुआ है जो क्या है जी, अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट, इसका मतलब ये है कि जितनी बड़ी न्यूमेरिक वैल्यू होगी यूनिट छोटा होता जाएगा, और अगर न्यूमेरिक वैल्यू छोटी होती जाएगी तो यूनिट बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जरा, इधर से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि वन न्यूमेरिक वैल्यू छोटी, उसके साथ यूनिट कौन सा लगा हुआ है, मैथ्स का बड़ा यूनिट लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी है, लेकिन साथ में जो यूनिट है वो मैथ्स का यूनिट कौन सा लगा हुआ है, छोटा लगा हुआ है। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, या इसको आप ज़हन में रख लीजिएगा कि जब भी न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी होती जाएगी तो साथ में जो यूनिट होगा वो छोटा होता जाएगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे, जो मेजरमेंट सिस्टम्स हैं, ठीक है, इनके मतलब हम जानेंगे वो कौन से थे और कहाँ से स्टार्ट हुए, और आजकल कौन सा सिस्टम हमने लागू किया हुआ है, और उसमें लेंथ, मैथ्स और टाइम की डेफिनेशंस क्या हैं उनको हम देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।